हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर और ये करंट अफेयर हम सॉल्व कर रहे हैं क्रॉनिकल मैगजीन से। ये जून मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित ये मैगजीन है, यानी कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं तो इस मैगजीन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ में है उनको दिया गया है, और राइट साइड में यहाँ पे मिसलेनियस के रूप में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, और जो एग्जाम हो चुका है उनके व्याख्यात्मक हल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने राज्य समाचार से संबंधित करंट अफेयर और राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित करंट अफेयर सॉल्व कर लिया है। आज जो हम सॉल्व करेंगे वह आर्थिकी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हुए हैं उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर का जो मुद्दा है वह है कि भारत डिजिटल सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो विश्व व्यापार संगठन की यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 अरब का रिकॉर्ड बनाया है, और इस क्षेत्र में विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत की विकास दर चीन और जर्मनी द्वारा दर्ज की गई 4% की वृद्धि से कहीं अधिक थी। WTO के अनुमान के अनुसार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं को वैश्विक निर्यात 2023 में साल दर साल 9% की बढ़ोतरी के साथ $4.25 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। वस्तुओं और सेवाओं के विश्व निर्यात में इसका हिस्सा 13.8% है। तो नेक्स्ट जो करंट है वह है कि भारत में OFDI में 39% की गिरावट। OFDI क्या है? तो बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। यहाँ पे कितनी गिरावट हुई थी? 39% की गिरावट हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच मार्च 2024 को समाप्त हुए, यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 39% घटकर $28.64 बिलियन हो गया है। RBI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में समाप्त हुए वर्ष बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $46.96 बिलियन था। कुल बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से वित्त वर्ष 2024 में इक्विटी मार्ग के माध्यम से प्रतिबद्धताएं $9.62 बिलियन थीं, जबकि वित्त वर्ष 2023 में ये $19.13 बिलियन थीं। वित्त वर्ष 2024 में की गई कुल वित्तीय प्रतिबद्धताओं में इक्विटी का योगदान लगभग 34% था। बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक व्यावसायिक रणनीति है जिसमें एक घरेलू फर्म अपने परिचालन को एक विदेशी देश में विस्तारित करती है। अलग अलग कंपनियों के OFDI के अलग अलग रूप को हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कंपनियां ग्रीन फील्ड निवेश कर सकती हैं। यह तब होता है जब कोई मूल कंपनी किसी विदेशी देश में एक सहायक कंपनी बनाती है। ग्रीन फील्ड निवेश होता है वह किसी न्यू कंपनी में होता है, लेकिन जो एक ब्राउन फील्ड निवेश होता है वह कोई बनी हुई कंपनी में ही निवेश कर देना होता है। तो नेक्स्ट जो करंट है वह है कि कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप शीर्ष बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 145.38 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि MMT कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रकार पारादीप पोर्ट दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाला देश का सबसे प्रमुख बंदरगाह बन गया है। कौन सा बंदरगाह? तो ये पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ने साल दर साल के आधार पर 10.02 मिलियन मीट्रिक टन यातायात की वृद्धि दर्ज की है। पारादीप बंदरगाह का ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन को संभालने के लिए एक विशेष बर्थ विकसित करने का भी लक्ष्य है, जिससे यह देश का हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बंदरगाह में 0.76 बिलियन मीट्रिक टन वृद्धि के साथ 59.19 मिलियन मीट्रिक टन का अब तक 59.19 मिलियन मीट्रिक टन का अब तक का अधिकतम तटीय नौवहन यातायात हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.30% अधिक है। तो पारादीप जो बंदरगाह है यह कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। ये बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट में आता है। नेक्स्ट जो करंट का टॉपिक है वह है कि 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 11.4% की वृद्धि।
तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा हाल ही में जारी त्रैमासिक बुलेटिन यानी कि जो 3 महीने पर जारी होती है, बुलेटिन के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद वर्ष 2023 में भारत का सेवा निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया, जबकि इस क्षेत्र से चीन का शिपमेंट 10.1% घटकर $381 बिलियन हो गया। फिर भी चीन का अभी भी भारत से अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के सेवा निर्यात वृद्धि में योगदान देने वाले क्षेत्रों में यातायात, परिवहन, चिकित्सकीय और आतिथ्य क्षेत्र शामिल हैं। अंकटाड की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा डॉलर मूल्य के संदर्भ में 8.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ विश्व सेवा निर्यात 2023 में 7.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। भारत की सेवा आयात में 0.4% की मामूली गिरावट देखी गई है और यह $248 बिलियन हो गया। भारत का सेवा निर्यात आईटी, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं में उत्कृष्ट है। निर्यात स्थलों में विविधता लाने से इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा। नवरत्न और महारत्न जो भी कंपनियां बनती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन कंपनियों को आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे है कि 18 अप्रैल 2024 को वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। किसने प्रदान किया? तो वित्त मंत्रालय के तहत जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है इसने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड देश का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया मैन्युफैक्चरर है। नवरत्न शब्द शीर्ष प्रदर्शन करने वाले CPSE के एक चुनिंदा समूह को संदर्भित करता है जिन्हें उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्र द्वारा अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाती हैं। नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड: कंपनी को पहले से मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तब उस कंपनी को ही नवरत्न का दर्जा मिल सकता है। इन 6 प्रदर्शन मापदंडों में 60+ अंक प्राप्त किया हो, यानी कि प्रति शेयर कमाई, शुद्ध लाभ, कुल उत्पादन एवं जनशक्ति लागत, सेवा लागत, नियोजित पूंजी एवं अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, इन 6 क्षेत्रों में उसे 60+ अंक प्राप्त किया होना चाहिए, उसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलेगा। अब यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में दिया हुआ है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना 23 अगस्त 1974 को हुई थी। यह रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में और कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा यूपी में है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.7% की वृद्धि। तो 21 अप्रैल 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रत्यक्ष कर संग्रह से संबंधित नवीनतम आंकड़े जारी किए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 16.64 लाख करोड़ रुपए थीं। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 18.23 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य रखा था, जिसे बाद में संशोधित कर 19,45,000 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। नेक्स्ट है पॉइंट कि वित्त वर्ष 2014 के दौरान भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां बजटीय पूर्वानुमान से 1.35 लाख करोड़ रुपए तथा 7.4% अधिक हो गई हैं। यानी कि 1,35,000 करोड़ रुपए या फिर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 7.4% अधिक हो गई है 2014 से। नेक्स्ट है मूडीज एनालिटिक्स 6.1% बढ़ेगी भारत की GDP। 12 अप्रैल 2024 को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसके अकॉर्डिंग भारत की जो GDP है वह 6.1% बढ़ेगी। तो 12 अप्रैल 2024 को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने APAC आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नॉइज शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट वृद्धि दर 6.1% रहने की संभावना बताई है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के वास्तविक GDP अनुमान को संशोधित कर 8% कर दिया है।
एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट में भारत सरकार की दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग क्रमशः Baa3 और P3 पर आंकी गई है। मूडीज के अनुसार भारत को बुनियादी ढांचा के विकास, डिजिटलीकरण और वित्तीय प्रणाली की मजबूती से लाभ हुआ है। मूडीज विश्व की 3 बड़ी अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक हैं। 2 अन्य रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा फिच हैं। यानी कि जो अमेरिका की 3 मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उसमें एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और दूसरी है फिच और तीसरी है मूडीज। मूडीज AAA से लेकर C तक रेटिंग जारी करती है। AAA सर्वश्रेष्ठ और C सबसे खराब रेटिंग है। नेक्स्ट जो करंट का टॉपिक है वह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग। कोलकाता गोदी प्रणाली यानी कि KDS और हल्दिया गोदी परिसर सहित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 66.4 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह 2022-23 के दौरान 65.66 मिलियन टन के कार्गो हैंडलिंग के पिछले कीर्तिमान से 1.11% वृद्धि है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 49.54 MMT माल कार्गो हैंडलिंग उतारने का कार्य किया, जो इसकी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक कार्गो वॉल्यूम है। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के 48.608 MMT के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया, जो कि 1.91% की वृद्धि है। 2023-24 के दौरान पोर्ट के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन पर जोर दिया गया है, जिससे 501.73 करोड़ रुपए का शुद्ध अधिशेष यानी कि नेट सरप्लस प्राप्त हुआ है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है, इसको जानते रहिएगा। नेक्स्ट एक पोर्ट का नाम अभी मैंने और बताया, वो पारादीप, वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है एयर इंडिया तथा BIAL के मध्य समझौता। एयर इंडिया तथा बेंगलोर इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि BIAL ने बेंगलुरु को दक्षिणी भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एयर इंडिया और BIAL का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, परिचालन दक्षता और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए सहयोग करना है। इसमें एक समर्पित घरेलू लाउंज का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का विस्तार एवं रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल सुविधा की स्थापना आदि शामिल हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डे का संचालन फेयरफैक्स द्वारा संचालित BIAL द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन। 10 अप्रैल 2024 को खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के BIL काबिल ने महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स हेतु तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान IMMT के साथ भुवनेश्वर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। काबिल केंद्रीय खान मंत्रालय के तहत गठित केंद्रीय नवरत्न इकाई नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। MOU के तहत काबिल धातुकर्म परीक्षण कार्य योजनाओं के डिजाइन और विश्लेषण, फ्लो शीट प्रक्रिया की समीक्षा और खनिज प्रसंस्करण व धातु निष्कर्षण के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के चयन सहित विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने के लिए CSIR के खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान की तकनीक विशेषज्ञता और सेवाओं का लाभ उठाएगा। इसके अलावा यह समझौता संयुक्त अनुसंधान भी शुरू करेगा और दोनों संस्थाओं के बीच वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान IIMT की स्थापना यानी कि IIMT की स्थापना जो हुई है वह हुई है 13 अप्रैल 1964 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर के रूप में की गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि खनिज एवं सामग्री संसाधन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए नए अनुसंधान फोकस और विकास रणनीति के साथ वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया। तो ये रहे आर्थिकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर। इसके जो आगे के जो
और पार्ट दिए हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।